हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट का पेपर 2 कॉमर्स का लेके आया हूं, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें से श्योर 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैं आपको ये पूरे टॉपिक की 100% कवरेज दूंगा। कवरेज मतलब नॉलेज, ओनली मैं आपको इसकी नॉलेज देने वाला हूं, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आए, मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चंस, तो 10 से 12 क्वेश्चंस आप 100% करेक्ट कर पाओ। मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को तोड़ तोड़ के आपके दिमाग के अंदर सेट करने वाला हूं। तो आप मेरी वीडियो को आराम से बैठ के देखिए। आइए शुरू करते हैं, नहीं तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा टर्म है, इतना भारी टर्म है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतना भारी टर्म हमारे दिमाग में कैसे घुसेगा। मैं घुसाऊंगा, टेंशन मत लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं, इसका लेना देना कैश से होता है। कैश का मतलब इनकम, कमाई अब आपकी हो सकती है, या तो आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से जो भी इनकम होगी वो, या तो आप सैलरीड क्लास हैं तो आपको मिलेगी हर महीने फिक्स तनख्वाह। और ये तनख्वाह या जो भी आपकी इनकम है, ये कौन ले जाएगी? आपकी धर्म पत्नी, मतलब कि वाइफ आपसे पैसा आपका ले लेती है हर महीने। उसको इंतजार ही इस बात का होता है कि कब सैलरी आएगी या कब घर में पैसे रखे जाएंगे ताकि मैं ले लूं। तो ऐसा क्यों होता है घर में? क्योंकि जो वाइफ होती है, जो आपकी वाइफ है, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो क्या करती है? वो आपके पैसों पे मैनेजमेंट करती है, पैसों का मैनेजमेंट करती है। ऐसा क्या करती है मैनेजमेंट में? देखो, आपके कई तरह के खर्चे होते हैं। घर के खर्चे, उसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो घर के खर्चों के लिए पैसे निकाल के रखने होते हैं अलग। साथ ही साथ कुछ पैसे बचा के रखती है बुरे टाइम में निकालने के लिए। कुछ पैसे बचा के रखती है एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट मतलब भाई उसको मूवी भी देखनी है महीने में 1 से 2 बार, बल्कि 4 बार, 4 संडे पे। और उसको बाहर पार्टी भी करनी है, क्योंकि वाइफ लोग बिना पार्टी किए रह ही नहीं पाती है। इसीलिए उसको करना होता है आपकी सैलरी का मैनेजमेंट। तो वो इन सब चीज़ों के लिए पैसे सेट करती है, मतलब साइड निकालती है। इतना खर्चा होगा घर में, इतना सेविंग होगा, इतना बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तो होगा, और बच्चे छोटे हैं तो उसकी डायपर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या हो रहा है? ये पैसों का मैनेजमेंट हो रहा है। जो घर की लेडी होती है वो कहलाती है फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि आप तो क्या करते हैं? आप तो मजदूरी करते हैं बाहर में, मतलब सैलरी कमाते हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं। असली मैनेजर जो आपका पैसा का मैनेजमेंट करता है वो होती है घर की लेडीज। वही आपके पैसे को सही जगह ठिकाने लगाती है। इसी को तो कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब पैसों की मैनेजमेंट करना। अब इसको हम समझते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के रेफरेंस में। बड़ी कंपनियों में भी पैसे आते हैं, बिजनेस होता है, इनकम बनती है। उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा किया जाता है। ये पैसा सेविंग के लिए होगा, ये पैसा हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए होगा, ये पर डे के खर्चों के लिए होगा, ये सामान खरीदने के लिए होगा। तो ये काम कौन करता है बड़ी बड़ी कंपनीज में? फाइनेंशियल मैनेजर। और आपके घर के अंदर आपकी वाइफ। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश की मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझाई। तरह तरह की कैश की मैनेजमेंट होती है। तरह खर्चों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले जाते हैं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है, और ये आप डेली करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है स्कोप एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है या फिर फंक्शन क्या है? देखो, सबसे पहला जो डिसीजन लेना होता है इसमें, वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब, मैंने बोला कि पैसों को अलग अलग जगह पे लगाने हैं, तो कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करने हैं। तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब, मैं मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं,
लाइक मान लीजिए कि आप अपने घर से कॉलेज कैसे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर अगर कॉलेज कंप्लीट हो गया है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए, तो आप अपने घर से कैसे जाते हैं पढ़ने? या तो आप जाते होंगे मेट्रो से, या तो आप जाते हैं ओला उबर करके, या तो आप जाते हैं बस से। इन चीज़ों से आप जाते हैं कॉलेज। अगर मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए आ गए, अब आपको डिसाइड करना है कि या तो हम अपने कॉलेज जाने के लिए बाइक खरीद लें, या फिर पुराना आइडिया मेट्रो या बस या ओला उबर। ओला उबर जनरली लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां करती हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि या तो आप इससे बाइक खरीदेंगे या तो आप मेट्रो से जाना प्रेफर करेंगे। आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है कि अब 1,00,000 रुपयों से क्या करें, या बाइक खरीदे या 1,00,000 रुपए को कहीं और इस्तेमाल करेंगे, या सेविंग में रखेंगे, बचा के रखेंगे, या फिर क्या कि हम खरीदेंगे बाइक, क्योंकि दिखाना भी तो है। तो जो आपका डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट करने का वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो मान लीजिए कि आपने एक बाइक खरीदी, तो ये क्या कहलाएगा? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आपने डिसाइड किया है कि आप इन्वेस्ट करेंगे बाइक के अंदर। इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज में भी क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि कौन सी मशीनरी खरीदनी है या कौन सी गाड़ी खरीदनी है। ये वाली गाड़ी फैक्ट्री के लिए और अपने आने जाने के लिए, कोई कार या कोई बाइक, इस तरह के डिसीजन, या फिर लैपटॉप, या फिर फैक्ट्री के लिए लैंड लेना है या फिर उसको रेंट पे लेना है। इस तरह का डिसीजन क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि आप इसके अंदर क्या डिसाइड करते हो कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। इसको और अच्छे से समझेंगे डिटेल में। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन और एक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैं बताता हूं, जहां पे वर्ड आ जाए कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब होता है बिग असेट, बड़ी असेट्स। बड़ी असेट्स को जनरली आप समझते हैं फिक्स असेट्स के नाम से। मतलब कंपनीज के अंदर फिक्स असेट्स आपको पता ही, आप पढ़ के आए हैं 12th क्लास में ऑलरेडी कि फिक्स असेट्स का क्या मतलब होता है। तो मैं यहां पे फिक्स असेट्स की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं अज्यूम करता हूं क्योंकि ये 12th 11th क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया जाता है अकाउंट्स में। और फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं अकाउंट्स की क्लास में आपको ये बताऊंगा कि फिक्स असेट्स क्या होता है। फिलहाल समझते हैं कि दो तरह की डिसीजन होते हैं। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल जहां पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है बिग शो, बड़ी असेट्स। बड़ी असेट्स मतलब फिक्स असेट्स, जो जिसमें हेवी इन्वेस्टमेंट लगती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। अब कंपनी को डिसाइड करना होता है कि मशीनरी खरीदनी है, तो कौन सी मशीनरी खरीदनी है, इंडिया से लेनी है या फिर इंपोर्ट करनी है चाइना से। तो इस तरह का डिसीजन कहलाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल का लेना देना मेनली करंट असेट से है। तो करंट असेट की मैनेजमेंट, करंट असेट्स के अंदर क्या होता है? इन्वेंट्री होता है, स्टॉक, कितना स्टॉक हम बना के रखें, या फिर कितना क्रेडिट अलाउ करें कस्टमर को। क्रेडिट जिन कस्टमर को अलाउ करते हैं इनको कहते हैं डेटर्स। तो डेटर हमारी करंट असेट्स है, इनको हम कितने दिन का उधार दें, 30 दिन का दे, 45 दिन का दे, 60 दिन का दे, ज़्यादा का मत देना, क्योंकि ज़्यादा का देने में नुकसान है, लेके भाग जाते हैं पैसा। तो हम मतलब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको डिसाइड करना होता है कि जो हमारे डेटर्स है उनको कितने दिन का उधार देना चाहिए, कितना इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन रखना चाहिए, कितना पैसा घर में रखें, कितना बैंक में रखें, कितना एफडी में लगाएं। ये सब क्या है? ये सब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। जैसे कि एक घर के अंदर भी, एक घर के अंदर जो वाइफ होती है वो भी इस तरह के काम करती है। आपको बताएगी कि एसी लाना है, मतलब कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आपको बताएगी कि फ्रीज लाना है, मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आपको बताएगी कि वॉशिंग मशीन लाना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसी तरह से वाइफ ही डिसाइड करती है घर में कि कितना कैश हम रखेंगे, कितना इन्वेंट्री मतलब रसोई घर का स्टॉक, कितना स्टॉक मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजन घर में भी लिए जाते हैं। तो ये बहुत आसान है, ये आपको पता है, ये आप ऑलरेडी करते आए हो। तो यही डिसीजन क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है पैसे कहां से लाएं। कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है, नाम से मत डरना। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत तोड़ तोड़ के आपके दिमाग में सेट करता जाऊंगा।
फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि पैसा कहाँ से लाएं। पैसा सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पैसा। पैसा ही होगा तभी उसकी मैनेजमेंट होगी और तभी डिसाइड होगा कि कहाँ से आना है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको एक दुकान खोलनी है, नहीं पढ़ाई करेंगे तो दुकान ही खोलनी पड़ेगी ना फ्यूचर में। तो मान लीजिए कि एक दुकान खरीदनी है, अब दुकान करने के लिए क्या चाहिए? मनी। अब ये मनी कहाँ से आएगा? ये मनी दो जगह से आ सकता है। एक तो आप अपने फैमिली से ले लीजिए, फैमिली मतलब आप अपनी वाइफ से ले लीजिए। वाइफ से मत लेना कभी, क्योंकि फिर आपको मिलेंगे उसके बदले ताने पूरी ज़िंदगी। वो भी आप अपनी फैमिली में माता से लीजिए, अपनी पिता से लीजिए या बहन से लीजिए, और या फिर आप लीजिए अपने दोस्तों से। और दूसरा ऑप्शन क्या है? बैंक। बैंक में जाइए और वहाँ से लोन करवाइए। तो देखो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। फैमिली से जब आप पैसे लेंगे तो फैमिली में भाई से लिया या पापा से लिया या मम्मी से लिया या बहन से लिया, तो ये क्या मांगेंगे? आपसे मांगेंगे हिस्सेदारी, मतलब शेयर। आपके काम में हिस्सेदारी मांगेंगे, आपका प्रॉफिट मांगेंगे, आपके प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगेंगे। लेकिन जब आप पैसा लोन लेते हैं बैंक से, तो लोन लेने पे बैंक क्या मांगता है? इंटरेस्ट। वो प्रॉफिट या हिस्सेदारी नहीं मांगता आपके बिजनेस में। वो क्या, उसको क्या मतलब है? उसको चाहिए उसका ब्याज। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। सिमिलरली बड़ी बड़ी कंपनीज में भी क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर कि पैसा हम लाए तो लाए कहां से। तो पैसा या तो लाते हैं पब्लिक से। पब्लिक यहां पे एग्जांपल है फैमिली का, मतलब फैमिली को आप यहां पे एज अ पब्लिक समझोगे। पब्लिक से पैसा लाए या तो फिर बैंकों से लोन ले। अब पब्लिक से पैसा लाएंगे तो पब्लिक क्या मांगेगी? पब्लिक मांगेगी उसके बदले हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब शेयर्स। इसका मतलब हम इनको इशू करेंगे क्या? शेयर्स। शेयर्स आप लोगों ने पढ़ा है 12th क्लास में अच्छे से। एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी हिस्सेदारी आज से इस कंपनी के अंदर हो गई, आप इस कंपनी के मालिक हैं। 10 शेयर या जितने भी शेयर आप खरीदते हो, 100 शेयर 50 शेयर, उतने शेयर के लिए आप इस कंपनी के मालिक बन जाते हो। और अगर आप पैसा लेते हो बैंक से लोन, या फिर एक और तरीका है पैसा लेने का, उधार, इसको कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स दिए जाते हैं, ये भी पब्लिक को दिए जाते हैं, लेकिन ये उधार पैसा होता है, इसके बदले दिया जाता है इंटरेस्ट। तो दोनों एक ही चीज़ है लगभग। तो यहाँ पे डिबेंचर्स वर्ड का इस्तेमाल होगा। डिबेंचर्स आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। तो पब्लिक से अगर आप पैसा लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा उसके बदले शेयर, और अगर उधार लेते हैं तो आपको इशू करना पड़ेगा उसके बदले डिबेंचर्स। और दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पब्लिक जैसे कि यहाँ फैमिली आपसे बिजनेस में हिस्सेदारी मांगती है, ऐसे ही पब्लिक भी आपसे बिजनेस में हिस्सेदारी मांगेगी, मतलब शेयर्स। तो पैसा आएगा कहाँ से? शेयर्स से। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस। मैं इनके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। और अगर आप उधार लेते हो पब्लिक से तो उसको इशू करते हैं हम डिबेंचर्स। तो आई होप कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन समझ में आ गया होगा कि पैसा कहाँ से लाना है। दो ही सोर्स हैं पैसे लाने के। अगला टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। अभी तक हम स्कोप के अंदर हैं। क्या क्या स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजर के? तो दूसरा जो डिसीजन है प्रॉफिट। प्रॉफिट पे सबकी नजर होती है कि प्रॉफिट जो आया। अच्छा, यहां पे प्रॉफिट का क्या करे? प्रॉफिट तो हमने कमा लिया, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया। कंपनी क्या डिसाइड करती है कि प्रॉफिट में से कितना तो डिविडेंड बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करे, प्रॉफिट बांटे लोगों के बीच, क्योंकि आपने शेयर से पैसे लिए हैं। आप याद कीजिए पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने शेयर से पैसे लिए थे और डिबेंचर से पैसे लिए थे, दोनों जगह से पैसे लिए थे। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर से जो पैसे लिए हैं, शेयर होल्डर्स को कितना पैसा बांटे, और दूसरा कितना पैसा बचा के रखें। बचाना भी जरूरी है, क्योंकि आपके अलग अलग तरह के खर्चे हैं, सेविंग्स हैं, तो उनके लिए आपको पैसा बचाना पड़ेगा ना। आपका बिजनेस भी बड़ा करना है, उसके लिए भी तो पैसा बचाना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक को बांटना भी पड़ेगा। तो दोनों कितना कितना हिस्सा आप प्रॉफिट का करें ताकि आपका एक बेस्ट डिसीजन आ पाए, इसे कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, हर चीज की मार्केट होती है। मान लीजिए आपकी वाइफ को कपड़े दिलाने हैं, तो आप क्या सर्च करेंगे? मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, राइट। आपकी वाइफ को अगर दिलाना है मेकअप का सामान तो जाएंगे आप सदर। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मार्केट है। आपकी वाइफ को घर का सामान दिलाना है तो आप जाएंगे मॉल, राइट। इसी तरह से, सॉरी, इसको मिटा देता हूं मैं, एक मिनट।
जिस तरह से आप अपनी वाइफ को शॉपिंग कराते हैं अलग अलग मार्केट्स में, इसी तरह से शेयर्स और डिबेंचर्स भी अलग अलग मार्केट्स में बेचे जाते हैं। अगर आपको शेयर लेने हैं तो उसके लिए एक अलग मार्केट होती है, और अगर आपको डिबेंचर्स लेने हैं उसके लिए एक अलग मार्केट है। इन्हीं मार्केट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। इंग्लिश में नाम डाल दिया फाइनेंशियल मार्केट। कुछ बड़ा टर्म नहीं है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आर प्लेटफॉर्म्स वेयर पार्टिसिपेंट्स ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स। कमोडिटीज, अभी बताऊंगा मैं कमोडिटीज क्या होती है। अदर फंजिबल असेट्स एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, मतलब कि जो प्राइस होगा उसी पे खरीदेंगे हम। दिस इज ऑब्वियस। तो अब आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल मार्केट क्या है। जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री की जाती है वो फाइनेंशियल मार्केट हो गया। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जिस तरह से आपने अपनी वाइफ को, अपनी धर्मपत्नी को अलग अलग मार्केटों में शॉपिंग कराई थी, मेकअप के लिए अलग मार्केट ले गए थे, इसी तरह से घर के सामान के लिए आप मॉल ले गए थे, इसी तरह से कपड़ों के लिए सरोजनी मार्केट ले गए थे, इसी तरह से कंपनी के अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, और अलग अलग तरह की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग मार्केट है। सबसे पहला मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होती है, इसको इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, शेयर्स के लिए। अगर आपने खरीदने हैं शेयर्स या आपने बेचने हैं शेयर्स तो आपको जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट। इंडिया के अंदर BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के अंदर ये मार्केट है जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। इसी तरह से NYSE, नैस्डैक, ये सब भी मार्केट के नाम हैं। नेक्स्ट है, ये भी दो तरह की मार्केट होती है। जैसे कि आपको नए कपड़े खरीदने हैं, न्यू कपड़ों के लिए आप जाओगे मॉल, और अगर आपको पुराने कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए जाओगे चोर बाजार। चोर बाजार में सारा पुराना माल बिकता है। तो चोर बाजार जहां आप सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हो और पढ़ने के लिए नहीं नींद खुलती है, चोर बाजार में आप पहुंच जाते हो पुराना सामान खरीदने, जबकि नया सामान खरीदने के लिए आप मॉल का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से यहाँ पे भी नए सामान के लिए होता है प्राइमरी मार्केट और पुराने माल खरीदने के लिए सेकेंडरी मार्केट। क्या मतलब है? यहाँ पे शेयर्स नए और पुराने होते हैं। जब कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर को उतारती है तो उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब नए शेयर्स बेच रही है, पहली बार शेयर मार्केट में उतार रही है। तो वो कौन सा मार्केट में उतारेगी? प्राइमरी मार्केट, नया मार्केट। और अगर उन्हीं शेयर्स का बार बार खरीद बिक्री करनी है तो हमें जाना पड़ेगा चोर बाजार। चोर बाजार मतलब सेकेंडरी मार्केट, पुराना माल बिकता है वहां पे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट अपना बॉन्ड। बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, लाइक ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये भी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नया माल और सेकेंडरी पुराना माल। मनी मार्केट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। मनी मार्केट कहलाता है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट लेस देन 1 ईयर। मतलब यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं जिनकी आयु, जिनकी एज कितनी होती है? 1 साल से कम। तो ये कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल, इनकी एज 1 साल से कम होती है, मतलब 1 साल के बाद आप पैसा लेके जाओ। कॉमर्शियल पेपर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जिनको जल्दी जल्दी पैसे चाहिए वो कहाँ जाएंगे? मनी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे कम समय के लिए शेयर खरीदे, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे बेचे जाते हैं। इसके बाद है कॉमोडिटी मार्केट्स। कॉमोडिटी मार्केट मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हो गया ऑयल, किचन का सामान, जैसे हो गया कोई और गोल्ड, घर का सामान, इन सब के खरीदने के लिए अलग अलग मार्केट्स होती हैं। इसी तरह से कंपनीज के अंदर भी ये चीज़ों में ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग मतलब खरीद बिक्री की जाती है। तो इस मार्केट को हम कहते हैं कॉमोडिटी मार्केट। ये फिजिकल में नहीं होते हैं, ये वैसे ही होते हैं, बट इनके सप्लाई और डिमांड के जो रेट्स होते हैं उन पे इनकी खरीद बिक्री की जाती है। तो इनको कहते हैं कमोडिटी मार्केट। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्रिप्टो करेंसी अभी आया था, आप लोगों ने ट्रेडिंग भी करी और आपको नुकसान भी हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है? ऐसी मार्केट जिसमें क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री होती है। वेरी इजी, आपको पता है बाइनेंस नाम का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया था, कॉइनबेस नाम का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया था, आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट क्या होता है? फाइनेंशियल असेट मतलब कि ऐसा असेट जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। इज अ लिक्विड असेट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम और ओनरशिप राइट्स। क्या मतलब मान लो एक 10 रुपए का नोट है,
10 रुपीज़ के नोट पे क्या लिखा होता है कि ये 10 रुपए का है, और उसी 10 रुपए से आपको 10 रुपए का सामान मिलता है। ये कहलाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो 10 रुपए का नोट है वो क्या है, आपके हाथ में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे घबराइए मत, आप हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग करते हैं, आप अपने पॉकेट में रखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। तो यही बताता है कि ये लिक्विड असेट्स है। लिक्विड असेट्स मतलब इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, पढ़ना कभी भी, यहाँ पे लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का प्रॉमिस करता हूं, यही कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम होता है। और ओनरशिप राइट होती है। ओनरशिप राइट मतलब जिसके पास नोट उसका हो जाता है, चाहे वो चोरी का क्यों ना हो। अगर आपके पास होगा तो वो आपका ही हो जाएगा। मैं समझाता हूं, जैसे इसके एग्जाम्पल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश हो गया, इक्विटी सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह हो गए, डेट सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर्स हो गए, फंड्स मतलब म्यूचुअल फंड हो गए, डेरिवेटिव हो गए, इसके अंदर कवर होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जहां डीलिंग होती है उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी चीजों को कहते हैं। आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब ये है आपका टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्या मकसद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्या चीज के क्या उद्देश्य क्या है इसका। मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपकी एक चाय की दुकान है, टी शॉप है। आप क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चाय बेचना, ठीक है, और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। किस लिए दुकान खोली है भैया, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप एक तो उसमें बैड क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का चाय पत्ती, घटिया क्वालिटी की चीनी, घटिया क्वालिटी का दूध, मतलब कि दूध में मिलाते हैं पानी, ये यूज करेंगे। जब भी आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब भी आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक तो मकसद क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको समझ में आ गया, कॉस्ट कटिंग करेंगे, घटिया सामान इस्तेमाल करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको पता ही अच्छे से क्या क्या करते हैं। दूसरा, आपके कॉम्पिटिटर है एक और चाय की दुकान वाला आपके बाजू में। वो क्या करता है, वो करता ये है कि अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती यूज करता है, अच्छी क्वालिटी का दूध यूज करता है, अच्छी क्वालिटी का चीनी यूज करता है। अब बताइए कि इसका प्रॉफिट होगा कम या ज्यादा। ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट आएगा कम, इसका प्रॉफिट आएगा ज्यादा। तो कौन सा फायदेमंद है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? आप बताइए कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। ऑप्शन नंबर 1 पे जाना चाहेंगे आप कि ऑप्शन नंबर 2 पे जाना चाहेंगे? अगर देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हैं तो आपको होने वाला है भारी नुकसान, क्योंकि आपके कस्टमर भाग जाएंगे। आप घटिया क्वालिटी का चाय पिलाएंगे तो आपके कस्टमर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाले, बोलेंगे ये दुकान बेकार है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दिन तक आपकी बिक्री ज्यादा हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लग जाएगा वैसे वैसे लोग भागने लग जाएंगे कि ये घटिया दुकान वाला है। तो लोग कहां जाएंगे, ये बढ़िया दुकान वाले पे। तो आपका शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा आपको भारी नुकसान। हो सकता है आपको दुकान बंद करके भागना पड़े। लेकिन इस वाले दुकानदार को क्या होगा, शॉर्ट टर्म में नुकसान, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा। यही है फाइनेंशियल मैनेजर का गोल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। तो पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाना। मैंने बता दिया, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नंबर ऑप्शन 1 चूज करेंगे। प्रॉफिट, अब पढ़ते हैं इसको, अब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकस ऑन जनरेटिंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। कैसे कमाओगे, ग्राहकों को ठग के। इट एम्फेसाइज इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट टू बूस्ट द नेट इनकम। मतलब बूस्ट करेंगे क्या, नेट इनकम को, और घटाएंगे क्या, कॉस्ट को। कॉस्ट घटेगी और इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपके कस्टमर, आपकी रेपुटेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। ऑफन मेजर्ड एज अर्निंग और नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो शॉर्ट टर्म में बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी लॉन्ग टर्म में, ध्यान रखना। तो टाइम हॉरिजन शॉर्ट टर्म के लिए क्वार्टरली या एनुअली रिजल्ट के लिए किया जाता है। इमीडिएटली फाइनेंशियल गेन्स ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ। मैंने बताया लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, आप होगे बेकार, आपका बिजनेस होगा बंद। वहीं पे दूसरा गोल जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ है। शेयर होल्डर वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन मतलब ऑप्शन नंबर 2, 2 नंबर वाला, 2 नंबर काम नहीं, 2 नंबर ऑप्शन, दुकान। 2 नंबर दुकान वाला क्या काम करता था, अच्छी क्वालिटी का चाय देता था, अच्छी क्वालिटी का चीनी देता था, अच्छी क्वालिटी का चाय बनता था ऑब्वियसली। तो
ये है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्स टू इंक्रीजिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी। क्या कर रहा था चाय वाला नंबर 2 क्या कर रहा था? अपनी कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड कर रहा था, अपना नाम बना रहा था कि राजू चाय वाला बढ़िया है। इट्स ओनर शेयर होल्डर ओनर होते हैं, टिपिकली रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस डिविडेंड ओवर द टाइम। जिसका इंपैक्ट कहाँ आता है? स्टॉक प्राइस बढ़ जाते हैं ऐसी कंपनीज के, और डिविडेंड भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी कंपनी लंबे समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। इट कंसीडर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जियो जब आया था तो आपने दुकान के आगे लंबी लंबी लाइनें देखी होंगी और आपने भी लगाई होंगी। किस लिए? सिम लेने के लिए, क्योंकि जियो ने क्या किया उस टाइम? फ्री में सिम बांट दिया। 4 GB डेटा पर डे जब आता था 1 GB डेटा पर मंथ, तब जियो लेके आया कि मैं दूंगा 4 GB डाटा, वो भी फ्री में, वो भी पर डे, 1 दिन का। तब जाके आप लोगों ने सिम खरीदनी शुरू करी और इतनी सिम खरीदी कि दुकानें भर गई जियो वाली, बल्कि सिम मिलना खत्म हो गया। सिम की क्वांटिटी आपने सारी खरीद ली, कंज्यूम कर ली। तो जियो को हुआ शॉर्ट टर्म में नुकसान। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी थी लॉन्ग टर्म में रेपुटेशन बनाना, अपना नाम कमाना। उसने दी लोगों को अच्छी सर्विसेज, अच्छा नेट और अच्छे इंटरनेट। तो उसको क्या हुआ? उसको मिल गए बहुत सारे कस्टमर, जो कि डुबा गया, वोडाफोन को डुबा गया, एयरटेल को डुबा गया, आइडिया को। इन सभी कंपनीज को बंद करा दिया क्योंकि इन सभी कंपनीज में इस तरह का स्ट्रेटेजी नहीं था। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए काम करते थे, जबकि जियो क्या करता था? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए काम किया, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ के लिए काम कर रहा था। तो देखो आज जियो की मार्केट कितनी बड़ी हो गई है। इट कंसीडर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कंसीडर किया। जियो ने क्या सोचा कि हम आगे चल के कितना ग्रो करेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको टेस्ला का, टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करी इलेक्ट्रिक मार्केट में। शुरू में हुआ उसको नुकसान क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़े, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ उसको नुकसान। लेकिन वो कंटिन्यूअसली लगाता रहा, गीगा फैक्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता रहा, तो उसको इससे हुआ अब जाके फायदा। मतलब लॉन्ग टर्म विजन रखता था वो लंबे समय में। तो आज वो टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक मार्केट का किंग माना जाता है, एलन मस्क, क्योंकि इसका ही बोलबाला है इस मार्केट में। सबसे ज्यादा बोलबाला इसी का चल रहा है अभी। एनहेंसिंग द कंपनीज मार्केट वैल्यू बाय बैलेंसिंग प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, रिस्क, ये सब पढ़ लेना। ये सब अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर प्रॉफिट बेटर है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ बेटर है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बहुत बार कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। तो आप ध्यान रखना, चाय वाला नंबर 1, चाय वाला नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मजाक पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।